दैनिक जागरण के सभी दर्शकों का, पाठकों का जागरण डायलॉग्स के इस खास शो में स्वागत है। कोरोना के दूसरे और सबसे खतरनाक लहर का सामना आज हम सब कर रहे हैं और दैनिक जागरण परिवार आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का उपयोग सही तरीके से करें, घर से बाहर निकलने पर अत्यधिक सावधानी का पालन करें और समय पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। जागरण डायलॉग्स के आज के इस चर्चा में आज हम बात करेंगे कोरोना के बाद हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे लोगों की समस्याओं के ऊपर और वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के ऊपर। आज के इस चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण शर्मा। डॉक्टर अरुण इज द डायरेक्टर ऑफ आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड ये देश के जाने माने कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट भी। डॉक्टर अरुण, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम डॉक्टर शुरू करते हैं आपसे कि कोरोना वायरस का हमला जब शरीर पे होता है तो ये वायरस क्या करता है, किन ऑर्गन्स पे इसका असर सबसे पहले होता है और ये कैसे जानलेवा हो जाता है? जी डॉक्टर। प्रत्युष जी, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी ये सांस की नली के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले ये नाक और नाक के बाद विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। तो इसका सबसे पहला असर हम देखते हैं नाक में और पीछे विंड पाइप और फुट पाइप जहां पे मिलती है, यानी गले में। ठीक है, तो इसलिए खांसी होती है, गले में एक खुजली मचती है और नाक में कुछ लोगों को कंजेशन होता है या पानी बहने लगता है। ये इसके प्राथमिक लक्षण होते हैं। उसके बाद जब ये वायरस फेफड़ों के माध्यम से और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, यानी रक्त संचार में पहुंच जाता है, तब इसकी वजह से बुखार होता है, यानी फीवर आता है। तो ये जो प्राथमिक लक्षण है ये इस बीमारी के, ये बताते हैं कि ये वायरस सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नेजल कैविटी में, उसके बाद पीछे पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओरोफैरिंक्स में, यानी जहां पे फुट और विंड पाइप मिलती है वहां पे, और उसके बाद लंग्स में पहुंचता है। और प्राथमिक लक्षण इसी से जुड़े होते हैं। और जब ये ब्लड में पहुंच जाता है तो फीवर होता है और जो बढ़ता जाता है। इसके बाद इसके लक्षण किसी विशेष ऑर्गन में अगर होते हैं तो वो बहुत कम देखे गए हैं। जो ऑर्गन फेल्योर की घटनाएं होती हैं वो डायरेक्ट वायरस की वजह से नहीं होती, वो उसके साइड इफेक्ट से होती है। इसके बारे में हम विस्तार से मेरे ख्याल से आगे बात करेंगे। जी डॉक्टर शर्मा, अगर कोई व्यक्ति कोमोर्बी है यानी हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर से पीड़ित है या किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, उस केस में वायरस शरीर को कैसे ज्यादा डैमेज कर देता है? देखिए, जब किसी भी वायरल डिजीज से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक एंटीबॉडीज होती हैं और दूसरी हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दोनों रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो हैं ये किसी भी जीवाणु से या विषाणु से, बैक्टीरिया या वायरस से हमारे लड़ने में मदद करता है। जब इम्यूनिटी कम होती है, यानी एंटीबॉडीज कम बनती हैं, या हमारी जो इम्यूनिटी की सेल्स हैं वो सेल्स अगर एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती उस बाहरी आक्रमण को, तो ये वायरस अपनी संख्या को लगातार मल्टीप्लाई करता है, यानी इसकी संख्या बढ़ती जाती है। और ये फिर संख्या बढ़ने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स में जाके उनको इफेक्ट करता है। तो जैसे जो हमारे कोविड-19 के मरीज जो मॉडरेट या सीवियर डिग्री की बीमारी जिनमें होती है, उनमें निमोनिया हो जाता है, एक प्रकार का निमोनिया हो जाता है, यानी लंग्स में ये सबसे ज्यादा आक्रामक होता है और लंग्स को डिस्ट्रॉय करते लगता है। इसीलिए सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है और लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। अब जो बाकी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्रेन हो या हार्ट हो, लीवर हो या किडनी हो, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इस वायरस ने ऑक्सीजन के रास्ते को बंद कर दिया है, यानी उन ऑर्गन तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तब वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू होते हैं। तो जो लोग कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त होते हैं उनमें चूंकि इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इस वायरस को शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलने में बहुत जल्दी मदद मिलती है और ये अधिकतर ऑर्गन्स पे और काबू पा लेता है। और तब जो है वो बीमारी घातक हो जाती है। पहले इंसान आईसीयू तक पहुंचता है और उसके बाद शायद उसके लिए वो जानलेवा बन जाती है। जी डॉक्टर, अगला दो सवाल भी डायबिटीज से ही रिलेटेड है। एक सवाल हमारे व्यूअर की तरफ से आया था कि ऐसे लोग जो डायबिटीज टाइप 1 और साथ में कोरोना वायरस से भी जूझ रहे हैं या तुरंत नेगेटिव हुए हैं मगर शुगर लेवल जो है बहुत ही हाई है, तो इस सिचुएशन में ऐसे पेशेंट्स को किन चीजों का खास ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, दो चीजें यहाँ समझनी जरूरी हैं।
पहली बात कि डायबिटीज चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, वो हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बहुत कम करता है। कोविड होने से पहले, और ये बात कुछ लोगों की जानकारी में जरूर होगी कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और वो टीबी के शिकार होते हैं। और इसकी वजह यही होती है कि डायबिटीज हमारी इम्यूनिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इम्यूनिटी को कम करता है। इसलिए ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया लंग्स में पहले से मौजूद होता है, हमारे देश में 40% लोगों के लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हर समय मौजूद होता है। तो जब डायबिटीज के मरीज में इम्यूनिटी कम होती है तो वो ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हो जाते हैं। वही बात यहाँ होती है कि डायबिटीज के मरीज की इम्यूनिटी कम होने से, और जब उसमें कोविड-19 या SARS-CoV-2 वायरस आ जाता है तो वो वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। दूसरी बात ये होती है कि SARS-CoV-2 जब हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है तो एक ट्रीटमेंट बताया गया है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स जो हैं स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अगर स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया जाता है तो वो डायबिटीज के कंट्रोल को खत्म कर देता है और ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो एक तो इम्यूनिटी और एक हाई ब्लड शुगर, लो इम्यूनिटी एंड हाई ब्लड शुगर, ये दोनों वायरस को बहुत ज्यादा मदद करते हैं हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में जाने में। इसलिए शुगर भी बढ़ जाती है और कोविड-19 की बीमारी भी बहुत बढ़ जाती है, खास करके डायबिटीज के मरीज में यदि उनको स्टेरॉइड दिए जाए तो। इसलिए मैं एक आपके माध्यम से सभी दर्शकों को एक बात के लिए अवगत कराना चाहूंगा कि आज हमारे देश में व्हाट्सएप पर और विभिन्न प्रिस्क्रिप्शन बांटे जा रहे हैं। कोई जिसने कोविड-19 का ट्रीटमेंट लिया, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है, वो अपने प्रिस्क्रिप्शन को और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं और अपने मित्रों से, संबंधियों से कहते हैं कि मैंने ये दवाइयां ली थी, आप भी ले लो। और उन दवाइयों में मैंने देखा स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड बेस्ड इनहेलर होते हैं। अब ये जो व्यक्ति कोविड-19 की बीमारी के शुरुआत के दिनों में है, यानी जिसके लंग्स में अभी इंफेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग अगर ये प्रिस्क्रिप्शन लेने लगते हैं और स्टेरॉइड लेने लगते हैं तो स्टेरॉइड की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होती है और वो कोविड-19 को खत्म करने की बजाय उसको बढ़ने में मदद करता है। इसलिए मेरी सबसे ये अपील है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। आपको कोविड-19 है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। स्टेरॉइड का इस्तेमाल एक बहुत सीरियस बात है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल हर किसी परिस्थिति में नहीं किया जाता है। वो कोविड-19 के मरीज को ठीक करने की बजाय और बीमार बना सकता है। जी डॉक्टर, इसी से मिलता जुलता एक अगला सवाल था जिसके बारे में आपने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने जानकारी दी। हमारे दैनिक जागरण के जो भी दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो पाठक हैं, वो इस बात को बहुत ही ध्यान रखें कि घर परिवार में व्हाट्सएप पे ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, उसको आप अलग रखें। और अगर कोई भी आपके परिवार में इस बीमारी से ग्रसित होता है तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी सलाह पे ही काम करें। डॉक्टर, अभी आप स्टेरॉइड्स की बात कर रहे थे, तो स्टेरॉइड्स में क्या होता है कि जैसा आपने बताया शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो कई बार ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि किसी पेशेंट को अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव है, लेकिन शुगर लेवल हाई हो गया है। तो उस केस में कई सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आप अभी शुगर की चिंता ना करें, पहले कोविड ठीक करें, कोविड ठीक होगा तो शुगर आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या ये सही है? ये सही मतलब ऐसे होना चाहिए? डॉक्टर अगर ऐसा बोलते हैं तो क्या सही बात है? देखिए, उनके ये बोलने की क्या वजह रही होगी उस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम तौर पर डायबिटीज के मरीज को जब हम स्टेरॉइड देते हैं और शुगर की लेवल बढ़ती है तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए उनके डायबिटीज कंट्रोल की जो दवाई है, यानी मुख्य रूप से इंसुलिन, अगर वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है यानी इंसुलिन लेते हैं तो उनकी इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ाई जाती है ताकि उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहे और स्टेरॉइड भी अपना काम करे। या जो इंसुलिन पे नहीं है मरीज, उनको एक्चुअली इंसुलिन पे रखा जाता है, इंसुलिन उनको दी जाती है ताकि स्टेरॉइड देने के बाद उनकी शुगर ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि शुगर बढ़ना भी कोविड-19 को बढ़ाएगा। इसलिए शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है साथ में। जी, स्टेरॉइड से जुड़ा एक सवाल और मैं ले लेता हूं डॉक्टर शर्मा। स्टेरॉइड लेना क्यों जरूरी, किस किस परिस्थिति में इसकी जरूरत पड़ जाती है, खासकर कोविड पेशेंट्स के बारे में बात करें? देखिए, सच्चाई ये है कि कोविड-19 वायरस का और जो लड़ने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो फ्लेविफ्लू हो,
चाहे वो हमारी आइवरमेक्टिन हो, इनकी इनकी यूजफुलनेस या इनकी इफेक्टिवनेस अभी प्रमाणित नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे स्थिति में उस वायरस से लड़ने के लिए स्टेरॉयड का जो रोल है वो मैं बताता हूं कहाँ पे आता है कि ये वायरस जो है इसको रिस्पॉन्ड करते हुए हमारा शरीर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाता है, और जब वायरस की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उस ज्यादा क्वांटिटी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। लेकिन जब ये रेगुलेशन खत्म हो जाता है और एंटीबॉडीज बढ़ती हैं बहुत ज्यादा, तो वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट साइटोकाइन होता है जैसे IL-6, इंटरल्यूकिन 6। ये साइटोकाइंस की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा, तो वो हमारे कोविड-19 से लड़ने को मदद करने के बजाय हमारे लंग्स को और हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है। ऐसी स्थिति में ये जो एक एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी जरूरत से ज्यादा बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, इस रिस्पॉन्स को रोकने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि शुरुआत के दिनों में जब पहले 5-6 दिन होते हैं तब हमारे पास इतनी एंटीबॉडी होती है जो कोविड-19 के वायरस से लड़ती है। लेकिन 7 से 15 दिन में अगर बीमारी बढ़ गई है तो बॉडी क्या प्रयास करती है कि और ज्यादा एंटीबॉडी बनाए, क्योंकि वायरस से वो लड़ नहीं पा रही। जब ये एंटीबॉडी बहुत ज्यादा हो गई तो बहुत ज्यादा केमिकल्स रिलीज होंगे, और वो जो स्थिति पैदा होती है वो लंग्स के लिए बहुत घातक होती है, यानी उसमें लंग्स के डिस्ट्रॉय होने की चांस ज्यादा है। उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए और स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। तो ये कब करना चाहिए? ये सिर्फ डॉक्टर मरीज की स्थिति देख के, उसकी जांच करके, क्लिनिकल लेवल पे समझ के ही ये डिसाइड करते हैं कि हाँ अब जो है हमें स्टेरॉइड देना चाहिए। बहुत जरूरी है किसी भी पेशेंट को डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहने के लिए जी, तभी जाके ऐसे कोई डिसीजंस लेनी चाहिए। ओनली आफ्टर द सजेशंस फ्रॉम द डॉक्टर। डॉक्टर, अगला सवाल है, एक बड़ा तबका हमारे देश में ऐसा है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी जूझ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स अगर कोविड से पीड़ित हो गए तो उन्हें किन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जो हमारे दर्शक समझेंगे, मैं वो कहना चाहूंगा कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और उसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना है, या जिनकी कोरोनरी आर्टरीज पार्शियली ब्लॉक हो चुकी हैं, यानी जिनको हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी जो है वो नैरो हो चुकी हैं और वो कभी भी हार्ट अटैक की संभावना पैदा करती है। ऐसे मरीज को हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज के मरीज कहते हैं। ऐसा देखा गया है पूरे विश्व में कि जिन लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, उनको अगर कोविड-19 होता है तो उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हार्ट अटैक से होने हार्ट अटैक के जानलेवा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है जब वायरस ज्यादा होते हैं और फीवर होता है, तो हमारे शरीर से फीवर की वजह से और वायरस के अटैक की वजह से पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने का मतलब है कि हमारा जो ब्लड है वो कंसंट्रेट होने लगता है, उसमें लिक्विड की मात्रा कम होती है, और जब ब्लड इस तरह से कंसंट्रेट होने लगता है तो उसके अंदर क्लॉट्स बनने की संभावना होती है। और ये क्लॉट्स ऐसी चीज होती हैं जो किसी भी, सबसे पहले वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज जो कि बहुत नैरो होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, उनको ब्लॉक कर सकती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो कई बार ये देखा गया है, आपने भी पेपर में भी पढ़ा होगा, ये खबरें आती हैं कि वो कोविड से मुक्त हो गए, कोविड फ्री हो गए, और अचानक 2 दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मरीज की मृत्यु हो गई। ऐसा इसलिए होता है कि ये मरीज दुर्भाग्यवश अपनी बॉडी में हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा ठीक नहीं रख पाते। इसलिए हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिजीज के मरीजों को एक सलाह होती है कि आप लिक्विड बहुत लीजिए, पानी पीजिए, ग्लूकोज का पानी पीजिए, नारियल का पानी पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए, कॉफी या चाय पीजिए। लिक्विड जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते रहिए ताकि आपका ब्लड कंसंट्रेट ना होने पाए। और कभी कभी डॉक्टर्स जो है वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं ब्लड डाइल्यूशन की दवाई। मैं दवाई का नाम इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अपने यहाँ वही प्रॉब्लम है कि नाम सुन के लोग अपने आप लेने लग जाएंगे जो सही जी। ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए दवाई जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और कोविड-19 के मरीज को वो तब दी जाती है जब वो ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के मरीज हैं और उनमें ब्लड क्लॉट होने की संभावना ज्यादा है, तो ये दवाइयां क्लॉट से रोकती हैं। तो ये 2 काम करने होते हैं कि आप क्लॉटिंग रोकने की दवाई लें और बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेते रहें ताकि क्लॉटिंग ना। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर शर्मा। जो भी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, खासकर
हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, वो अपने शरीर में लिक्विड का बैलेंस जरूर मेंटेन रखें, जैसा डॉक्टर शर्मा ने बताया। डॉक्टर, अगला सवाल पे आते हैं। कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों का अगर मेडिकेशन टेस्ट लॉकडाउन के कारण मिस हो गया है या रुक गया है, या मेडिकेशन किसी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, बाधित हो गया है, तो ऐसे परिस्थिति में अब उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो कोविड का पेशेंट नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज की तारीख में फॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज हर क्षेत्र में और टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मरीजों को सलाह देने के लिए तैयार भी हैं और दे भी रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो भी ऐसे मरीज लंबे समय से दवाइयां लेते रहे हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हाई होने की हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज की हो या डायबिटीज की हो, अगर उनका वो ट्रीटमेंट बीच में रुक गया है तो वो फिर से अपने डॉक्टर के से संपर्क करने का प्रयास करें, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सलाह लेने का प्रयास करें, और दवाइयां अगर बंद हो गई है तो दवाइयां चालू की जाएं। देखिए, लॉकडाउन में कहीं भी दवा की दुकान बंद नहीं है। पूरे देश में कहीं भी लॉकडाउन हुआ है तो दवाई की दुकानें तो हर जगह खुली है। और आज तो ये भी है कि दवाई की दुकान के लोग ये मतलब जो फार्मासिस्ट हैं वो ये भी मदद करते हैं कि घर में भी दवाई पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप वीडियो कंसल्ट करें, आप फार्मेसी से डायरेक्ट दवाई मंगाएं और अपनी उन बीमारियों की दवाइयों को जारी रखें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाई अगर छूट जाएगी तो आपके ब्लड प्रेशर और बढ़ने की संभावना है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, डायबिटीज में शुगर का कंट्रोल कम हो जाता है। इसलिए ये काम तो आपको जारी रखने पड़ेंगे, दवाइयां लेनी चाहिए। प्रयास कीजिए, थोड़े से प्रयास से जरूर आपको फार्मेसी से दवाई मिलेगी और आप अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कंसल्ट भी कर पाएंगे अगर आप उनके पास दिखाने नहीं जा सकते। डॉक्टर, एक सवाल आया था एक यूजर की तरफ से और काफी रिपोर्ट भी हम पढ़ रहे हैं आजकल इसके बारे में। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस की काफी मामलों में रिपोर्ट आई है। ये ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और किस समय डॉक्टर से मिलना आवश्यक हो जाना चाहिए किसी भी पेशेंट के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में सबसे कम जानकारी है। और देखिए प्रत्युष जी, एक प्रॉब्लम ये होती है हमारे यहाँ कि आज की तारीख में मेडिकल इंफॉर्मेशन को बिना सिंप्लीफाई किए और दुर्भाग्यवश अखबारों में छापा जाता है, और वो इंफॉर्मेशन आधी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक हेडलाइन बना देते हैं, सॉरी आपसे मेरा मतलब इन जनरल पत्रकारों से है कि आप एक हेडलाइन बना देते हैं कि अब जो है ब्लैक फंगस की वजह से बहुत सारी मौत होने लगी है, या कोविड-19 के मरीज ब्लैक फंगस से मरने लगे हैं, और वो जो खबर होती है वो इस बात को डिटेल में नहीं बताती कि ये ब्लैक फंगस है क्या। इसकी वजह से लोगों में एंजाइटी बढ़ती है, रेस्टलेसनेस बढ़ती है। फिर हमारे पास फोन आने शुरू होते हैं कि ये ब्लैक फंगस क्या है, क्या मैं ब्लैक फंगस से मर सकता हूँ, क्या ये ब्लैक फंगस से मैं ब्लाइंड हो सकता हूँ। और ये इतनी सारी जो उनके मन में संशय है, जो एक रेस्टलेसनेस है, वो उनकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो मेरी ये अपील है सभी पत्रकार भाइयों से कि इस तरह की खबर जब आप छापते हैं तो उसका पूरा विश्लेषण करके छापिए, ताकि लोगों में इस तरह की रेस्टलेसनेस पैदा ना हो। अब आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, फंगस जो है ये एक ऐसा, जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसी तरह के ये माइक्रोबियल कीटाणु होते हैं जो हम आमतौर पे कहाँ देखते हैं कि बाथरूम में जब बहुत देर गीला रहता है तो वहां पे नीले रंग की काई जम जाती है, वही फंगस होता है। और ये फंगस के छोटे छोटे पार्टिकल हवा में भी घूमते रहते हैं, लेकिन इनको हमारे शरीर में प्रवेश करके बीमारी करने की जो क्षमता है वो बहुत कमजोर होती है। यानी हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी जो है इन बीमारियों से, फंगस वाली बीमारियों से बड़ी आसानी से लड़ सकती है। इसलिए आमतौर पे एक स्वस्थ व्यक्ति में कभी भी ये फंगस बीमारी नहीं करता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक स्टेरॉयड का सेवन करते हैं, स्टेरॉयड की दवाइयां लेते हैं, स्टेरॉयड उस इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, और इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से ये फंगस हवा के साथ अगर हमारे नेजल कैविटी में, नाक में घुस जाता है, नाक में घुस के ये वहां पे अपना घर बना लेता है। और चूंकि हमारी एंटीबॉडी उस समय कमजोर हो चुकी है स्टेरॉयड लेने की वजह से, तो ये फंगस वहां पे ग्रो करने लगता है, यानी अपनी संख्या बढ़ाने लगता है।
और खास करके जो स्टेरॉयड इनहेलर लेते हैं, यानी स्टेरॉयड का कंटिन्यूअस इनहेलेशन से इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये फंगस हो सकता है। और दूसरी चीज जो अब देखी गई है कि जो लोग अभी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई ऑक्सीजन, यानी घरों में लोग सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन का जो मास्क होता है, ऑक्सीजन को थोड़ा सा गीला करके यानी मॉइस्चर के साथ मिक्स करके दिया जाता है, ड्राई ऑक्सीजन नहीं दी जा सकती। तो पहले ऑक्सीजन को हम एक पानी की बोतल में से पास कराते हैं ताकि ऑक्सीजन में मॉइस्चर आ जाए और फिर वो हमारे नाक के अंदर जाए। तो नाक के अंदर ये मॉइस्चर बढ़ती है, और अगर हमारा मास्क जो है वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया गया है और उसके अंदर अगर मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर वहां पे फंगस ले जाती है साथ में, क्योंकि मॉइस्चर मैंने बताया बाथरूम में जो ज्यादा देर तक गीला रहता है वहां पे वो फंगस ग्रो करती है। तो जब हमारी हवा बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है तो वो फंगस को ग्रो करने में मदद करती है। तो ये फंगस जब नाक में बैठ जाता है, धीरे धीरे वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाने लगता है, यानी मल्टीप्लाई करने लगता है। अब ये फंगस वहां से क्या करता है, ये फंगस धीरे धीरे लंग्स में जा सकता है और लंग्स में फंगल इन्फेक्शन कर सकता है। ये फंगस हमारे नाक से निकल के, और ये साइनस कैविटीज होती हैं यहाँ पे, ये इन साइनस कैविटीज में चला जाता है, फिर वो हमारे जबड़ों में जाता है और इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और कभी कभी ये साइनस के माध्यम से आंख में पहुंच जाता है तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। और जब ये आंख को भी क्रॉस करके और ब्रेन के अंदर जाता है तो ब्रेन के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन कर देता है, तब वो जानलेवा हो जाती है। तो यानी ये फंगस जो है ये एक एसोसिएटेड कंडीशन है। और इस एसोसिएटेड कंडीशन से बचने के उपाय क्या हैं कि पहली बात, जो आप स्टेरॉयड ले रहे हैं वो ऑलवेज डॉक्टर की सलाह से लें। कितने दिन तक कितनी क्वांटिटी में स्टेरॉयड लिया जाना है ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आप अपनी मर्जी से ना करें। जब आप घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके ऑक्सीजन का मास्क अच्छी तरह से सैनिटाइज किया हुआ है, स्टेरिलाइज किया हुआ है, और उसमें इस तरह की कोई गंदगी ना हो जिसके साथ फंगस बैठा हो। इसलिए उस मास्क की रिपीटेड क्लीनिंग, उसे साफ रखना, और दूसरों के मास्क को, ऑक्सीजन मास्क को बिना प्रॉपरली क्लीन किए इस्तेमाल करना, ये चीजें फंगस को बुलावा देती। तो हम अगर इन सावधानियों को बरतेंगे, मैं रिपीट कर दूं कि स्टेरॉयड की क्वांटिटी और ड्यूरेशन, यानी कितने दिन की में स्टेरॉयड लेना है, ये फैसला डॉक्टर करेंगे, हम और आप या मरीज नहीं करेंगे। दूसरी बात, ऑक्सीजन का मास्क हम क्लीन रखेंगे और मास्क को रिपीटेडली वॉश करते रहेंगे तो हम इस फंगस से बचेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने डॉक्टर शर्मा। एक अगले सवाल पे आते हैं। कई बार कोरोना निगेटिव होने के बाद वापस लोगों की पॉजिटिव होने की भी रिपोर्ट या सिम्टम्स आने की रिपोर्ट दिख रही है, आ रही है। जब बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं फिर भी ये वापस से सिम्टम आना या वापस से पॉजिटिव हो जाना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं? प्रत्युष जी, इसके तीन पहलू हैं। पहली बात तो ये कि पहली बार कोविड-19 होने के कितने दिन बाद दोबारा पॉजिटिव हुए, इसमें हमें दो चीजें समझनी होंगी। कि मान लीजिए कि कोई कोविड-19 के आज टेस्ट किया, आज वो पॉजिटिव हुए, उनमें लक्षण आए, और लक्षण आने के बाद 15 दिन के बाद या 16 दिन के बाद उनके लक्षण ठीक हो गए और उन्हें लगा कि मेरे अंदर से वायरस खत्म हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए मुझे एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, और वो पॉजिटिव दिखाई दिए। यहाँ क्या होता है कि वायरस जो है, ऐसा पाया गया है कि लक्षण ठीक हो जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, उसके बाद भी वायरस हमारी नेजल कैविटी में मौजूद होता है, और इस वजह से हमारा आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इवन वायरस के डेड पार्टिकल, यानी वायरस मृत है लेकिन उसका आरएनए अगर मौजूद है, या समझिए कि वायरस के टुकड़े पड़े हुए हैं कुछ जिसमें आरएनए मौजूद है, तो वो भी आरटी-पीसीआर में कैप्चर हो जाता है और टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये देखा गया है कि ठीक होने के बाद 15 दिन या 20 दिन बाद तक भी लोग आरटी-पीसीआर में कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो क्लिनिकली यानी लक्षण के आधार पर और ठीक हो चुके हैं, उनमें बीमारी नहीं बची है, सिर्फ वायरस है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हम दोबारा टेस्ट जो कराते हैं, टेस्ट कराने के समय आपने देखा होगा कि नाक और मुंह में से स्वैब लिया जाता है। कई बार तकनीकी वजह से और स्वैब बिल्कुल अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, यानी जहां पे वायरस बैठा है वहां पे स्वैब नहीं पहुंचा, और उससे पहले ही हमने स्वैब निकाल लिया तो स्वैब पे वायरस नहीं आया। अगर स्वैब पे वायरस नहीं आया
तो वो फिर आरटीपीसीआर में डिटेक्ट नहीं होगा और हम फॉल्स निगेटिव हो जाते हैं। अब तीसरी बात ये है कि कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ये देखा गया है कि ठीक होने के 3 महीने से 6 महीने बाद और वो दोबारा से कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए, यानी री इन्फेक्टेड हो गए हैं और उनमें बीमारी के लक्षण भी आए हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों में जो एंटीबॉडीज बनी पहली बार कोविड-19 के इन्फेक्शन से, वो 3 महीने में समाप्त हो गई और वो फिर से इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो गए। और कभी कुछ वेरिएंट्स में, जो आप जानते हैं कि इनके वेरिएंट्स हैं, अब बहुत सारे वेरिएंट्स हैं वायरस के, कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को जंप कर जाते हैं, यानी पिछले वाले वेरिएंट से जो इम्यूनिटी पैदा हुई थी वो अगले वेरिएंट को रिकॉग्नाइज करने में सक्षम नहीं है। ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस देखने में आए हैं कि वेरिएंट बदलने की वजह से वो री इन्फेक्टेड हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है या दोबारा से हमारा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है कि बीमारी नहीं है लेकिन आरटीपीसीआर में हम पॉजिटिव आ गए। जी डॉक्टर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है कि जो नया स्ट्रेन है B1617, ये स्ट्रेन अचानक से इतनी तेजी से फैला और मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में, जहां केसेस बहुत कम हो चुके थे, 15 दिनों के अंदर इन्फेक्शन के केसेस जो करीबन 500% से ऊपर अचानक से बढ़ गए। ये वायरस इतना तेज कैसे फैल गया? मतलब इतना ज्यादा इसकी संख्या अचानक से कैसे बढ़ी? प्रत्युष जी, इसका अभी हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये जो सडनली नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा हुए वो इसी वेरिएंट की वजह से हुए हैं। ऐसा साइंटिफिक लिटरेचर में अभी नहीं आया है, इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि ये इस वजह से हुआ होगा। अगर हम सिर्फ ये बात करना चाहें कि हमारे देश में पिछले 2 महीनों में, यानी अप्रैल और मई के महीनों में इतने ज्यादा केसेस बहुत सारी जगह पे अचानक बढ़े, इसकी वजह क्या थी? देखिए, ये भी समझने की बात है कि अब जो केसेस का पैटर्न है वो है कि एक परिवार में पहले एक व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है और उसके बाद लगभग परिवार के सभी लोग थोड़े दिनों के अंदर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है कि ये वायरस ऐसा है कि जब हमारे नाक में प्रवेश करता है 2 से 5 दिन तक हमारे अंदर इसके कोई लक्षण नहीं आते, और लेकिन ये वायरस हमारे नाक के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हमारे अंदर लक्षण नहीं है तो हम समझते हैं कि हम बीमार नहीं है, और तब हम अपने घर के अंदर अपने बाकी घर के सदस्यों के साथ कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं इस्तेमाल करते, कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं। लेकिन इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। हमारी एपिडेमियोलॉजी में या पब्लिक हेल्थ साइंस में इसे इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है कि वायरस तो हमारे अंदर आ गया लेकिन बीमारी के लक्षण नहीं आए, और उसी दौरान ये वायरस संक्रमित होकर घर के अन्य सदस्यों में चला जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये किसी भी वेरिएंट के ऊपर लागू होती है। तो ऐसा होने की वजह से, और ये देखा गया कि अचानक से संक्रमण बढ़ रहा है। इसकी दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है, हमारे जो घर हैं, आप अगर मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग घर के वातावरण में या अपने मोहल्ले में भी बहुत सारे मोहल्ले ऐसे जहां पे प्रैक्टिकली वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कर पाना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे घरों में वेंटिलेशन जो है, यानी जो नेचुरल वेंटिलेशन होता है, हवा का एक कंटिन्यूअस फ्लो, वो नहीं हो पाता है। या तो घर आपस में इतने सटे हुए हैं कि नेचुरल वेंटिलेशन का स्कोप नहीं है, या हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो दरवाजे और खिड़कियां हर समय बंद रखते हैं, यानी हमारी जो एयर है वो पूरी तरह से एक्सटर्नल एयर से सर्कुलेट नहीं हो पाती। और इस एयर में वायरस जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन की सांस से, नॉर्मली भी वो खांसेगा भी नहीं, वो छींकेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, तब भी उसकी जो नॉर्मल श्वसन की प्रक्रिया है उसमें भी ये वायरस बाहर आता है, और उस बंद कमरे की वायु में, हवा में, वो वायरस बहुत देर तक तैरता रहता है, जिंदा रह सकता है। यानी उस कमरे में बैठे बाकी लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और इसकी संभावना एक और परिस्थिति में बढ़ती है, मैं ये भी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक कमरे में मान लीजिए अभी मैं अकेला बैठा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा कमरा चारों तरफ से बंद है क्योंकि ये एयर कंडीशन रूम है, और यहां से मैं उठ के चला गया। अब कोई दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोग इस कमरे में आते हैं और सोचते हैं कि ये तो खाली कमरा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां बैठते हैं और वो भी मास्क नहीं लगा के रखते हैं, लेकिन उस समय वो वायरस उस हवा में मौजूद है जो मैं छोड़ के गया। तो बिना अनजाने में हम वहां बैठ के और अपने आप को इन्फेक्टेड कर लेते हैं। ऐसा खास करके होता है ऑफिस कंडीशंस में, जहां पे केबिन्स होते हैं कि एक कमरे में 6 केबिन बने हुए हैं पार्शियल पार्शियल कवरेज के साथ, यानी फुल कवर नहीं है, पार्शियल कर्टेन है। अब वहां पे 4 लोग अभी बैठे हैं और वो 4 लोग उठ के चले गए, केबिन बंद है, अब खाली है, 4 और लोग काम करने आए तो वो भी वही सांस ले रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये जो हमारा वातावरण है, मेरे हिसाब से या मेरी समझ ये है कि ये वातावरण ने इस बीमारी को इतने कम समय में इतना ज्यादा फैला दिया है, केसेस की संख्या बढ़ गई है। और दूसरी बात कि वेव 2 में ये बीमारी अब छोटे शहरों में, कस्बों में और गांवों में भी पहुंच गई है। दुर्भाग्यवश वहां पे मास्क का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग या भीड़ एकत्रित नहीं होना, इस तरह की बातों पर इतना गौर अभी भी नहीं किया जाता रहा है। इस वजह से इन बीमारी के मरीजों की संख्या अचानक इतने गुना बढ़ गई है। तो ये वेरिएंट नहीं है, ये हमारी परिस्थितियां हैं जिन्होंने इस केसेस को इतना बढ़ाया। जी डॉक्टर, एक और सवाल है। एक मरीज थे जो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको भूलने की बीमारी हो रही है। किसी काम से लिए दूसरे रूम में जाते हैं और भूल जाते हैं कि वहां किस काम के लिए आए थे। तो ऐसे केसेस भी आ रहे हैं, तो ये क्या है, ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं? ऐसा देखा गया है कि एक परिस्थिति होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड का मतलब होता है कि कोविड के कुछ मरीज जिनमें क्लिनिकली वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ बीमारियां या कुछ बीमारियों के लक्षण बहुत लंबे समय तक पाए गए हैं। यानी कुछ लोगों को बॉडी में एक होता है, वीकनेस आती है जो कि 3-4 महीनों तक चलती है। किन्हीं को घुटनों में और जोड़ों में दर्द होने लगता है जो बहुत लंबे समय तक चल रहा है। और ये भी देखा गया कि कुछ लोगों में, और ये कुछ मानसिक बीमारियों के लक्षण, डिप्रेशन, एंजाइटी और जो आपने बताया भूलने वाले लक्षण, ये भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा शोध की, अनुसंधान की जरूरत है कि क्या ये कोविड से रिलेटेड है या कोविड के समय होने वाले मानसिक तनाव का परिणाम है। ये तो आगे रिसर्च ही बता पाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर, एक हमारे पाठक है दैनिक जागरण के, बिहार के सिवान से निर्भय कुमार। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि वो अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट हैं और सीएमसी वेल्लोर से वो अपना इलाज कराते हैं। उन्होंने 2010 में हॉर्स एटीजी इंजेक्शन लिया था। अभी वो पीएनएच पॉजिटिव भी थे, अभी वो निगेटिव हो गए हैं। उनका ये सवाल है कि वो क्या अभी कोविशील्ड या कोवैक्सीन वैक्सीन ले सकते हैं? उनको लेने में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, देखिए, जो एप्लास्टिक एनीमिया के मरीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनने की क्षमता जो है वो कम होती है। और जो एप्लास्टिक एनीमिया के इलाज के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो भी इम्यूनिटी को निगेटिव रूप में अफेक्ट करती हैं। इसलिए इनके लिए वैक्सीन लेना कितना कारगर होगा ये बताना अभी मुश्किल है, ये भी एक खोज का विषय है। लेकिन जो कुल मिला के परिस्थितियां, ऐसी संभावना है कि वैक्सीन लेने के बाद इनको एंटीबॉडी ना बने। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन का जो पर्पस है एंटीबॉडी बनाने का, वो शायद सर्व ना हो। इसलिए मैं कहूंगा कि आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये अपने, इनके जो डॉक्टर हैं जो इनका एप्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनसे इस बारे में सलाह लें। वो सही बता पाएंगे उनकी पूरी स्थिति देखकर कि उन्हें अभी वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। डॉक्टर, अगला सवाल बच्चों से रिलेटेड है। आज 1-2 अध्ययनों से ये नई बात सामने आई है कि कोविड-19 से जुड़ी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चों में पाया जा रहा है और ये कावासाकी बीमारी की तरह है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बच्चों में इसका असर ज्यादा घातक होगा आने वाले दिनों में, वो भी तब जब अभी उनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है? देखिए, ये भी अभी मैं निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए कोविड-19 की बीमारी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और इस बीमारी का पूरा कार्य का मतलब समय जो है इंसानों में सिर्फ 15 महीने का गुजरा है। तो इसलिए हमारे पास अभी इतनी वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। और पहले दौर में बच्चे सुरक्षित थे, बच्चों में बीमारी नहीं हो रही थी, तो हम इस बात से निश्चिंत थे कि बच्चों में बीमारी नहीं होती है। ऐसा माना जा रहा था, आपको याद होगा 2020 के समय में, कि बच्चे सुरक्षित है, बच्चों में बीमारी नहीं हो। लेकिन अब जब हमारे बुजुर्ग वर्ग जो है, वरिष्ठ नागरिक जो है वो अफेक्टेड हुए,
उसके बाद सेकेंड वेव में जो यंग एडल्ट्स हैं, यानी 18 से 45 साल के उम्र के लोग हैं, उनमें ज्यादा बीमारी देखी जा रही है। अब क्या हो रहा है कि या तो वो बीमारी से इम्यूनिटी आ गई है उनमें, या वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी आ गई है। तो जो ससेप्टेबल ग्रुप सबसे ज्यादा जो बचा अब सोसाइटी में, वो है 18 साल से कम उम्र, यानी ऑब्वियसली वो ज्यादा ससेप्टेबल हैं, ज्यादा वल्नरेबल हैं। ये चीजें अब दिखेंगी। और आप ही की तरह मैंने भी एक अखबार में अभी पढ़ा कि एक भुवनेश्वर में एक 3 दिन के बच्चे को कोविड हुआ था। 10 दिन तक वो वेंटिलेटर पे हुआ और सौभाग्य की बात है वो ठीक होकर आ गए। तो अब जो है बच्चों में ये बीमारी होगी और इसका क्या प्रारूप होगा, ये तो सिर्फ समय बताएगा। इसके बारे में हम वैज्ञानिक तौर पर आज कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बीमारी अभी बच्चों में नई है। क्या लक्षण होंगे, क्या उसका प्रारूप होगा, ये समय पे पता चलेगा। हम चाहेंगे ये कि बच्चे सुरक्षित रहें, और शायद हम बहुत जल्दी बच्चों के लिए भी इसके अगेंस्ट में वैक्सीन लाने में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। तो यानी फेज 1 फेज 2 ट्रायल अब शुरू होंगे वैक्सीन के, और ये ट्रायल अगर सही पाए गए तो बहुत जल्द हम बच्चों को भी वैक्सीन देने में समर्थ हो जाएंगे। जी डॉक्टर शर्मा, कोविड बीमारी ने हमें ये बताया कि हम हवा से फैलने वाली गंभीर बीमारियों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, या कुछ हद तक तैयार थे लेकिन उसका असर नहीं दिखा, जबकि कोविड-19 ने इसका एक अलग ही रूप दिखा दिया। क्या हमें इसके लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए, जो आगे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा खतरनाक एयरबॉर्न डिजीज हमारे सामने अगर आ जाए तो? बिल्कुल प्रत्युष जी, फिर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2017, 18 और 19 कोविड आने से पहले हम एक बहुत दूसरी बड़ी समस्या के बारे में बात किया करते थे, वो था वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। और हमारे देश के 30 शहर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिने जाते थे। यानी एक अलार्म था, एक खतरे की घंटी बजी थी कि ये जो एयर पॉल्यूशन है ये घातक है, ये जानलेवा है। और आंकड़े भी आए कि 5.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं समय से पहले एयर पॉल्यूशन की वजह से। यानी एयरबॉर्न इन्फेक्शन और एयर पॉल्यूशन ये दोनों आपस में रिलेटेड चीज हैं। अगर हमने एयर पॉल्यूशन की उस परिस्थिति को पहले समझकर और उस पर सही कदम उठा लिए होते, हमने एयर पॉल्यूशन कम किया होता, हमारी एयर अगर ज्यादा क्लीन हो गई होती, तो उसमें हमने क्या किया होता, जो बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि हम वेंटिलेशन करते, हम अपने घरों की हवा को ज्यादा स्वच्छ रखने का प्रयास करते। उस वेंटिलेशन में ये होता कि जो भी बैक्टीरिया वायरस हवा में तैरते हैं उनको हम ज्यादा देर अपने कमरों में बंद जगह में रुकने नहीं देते, तो जाहिर है कि उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तो वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आज भी मेरा ये कहना है कि मेरा जो मुख्य, एक वैज्ञानिक या मेडिकल साइंटिस्ट होने में मेरा जो मेन डोमेन ऑफ रिसर्च है वो एनवायरमेंटल हेल्थ है। पिछले 12 साल से मैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर ही काम कर रहा हूँ, मेरी सारी रिसर्च उसी से रिलेटेड है। तो मैं ये भी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपना प्रदूषण कम कीजिए, व्यक्तिगत स्तर पर, कम्युनिटी के स्तर पर, शहर के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर। अगर हम मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक हमारे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को ठीक करने में लगाते हैं, हम अगर प्रदूषण कम करते हैं, तो मैं आपसे निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं कि अधिकांश बैक्टीरियल, वायरल और फंगल बीमारियों से हम बचे रहेंगे। इसका उदाहरण ले लीजिए कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मेजरमेंट करते हैं। यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में एयर क्वालिटी हमारी यहाँ से बहुत बेहतर है। जो WHO के स्टैंडर्ड हैं एयर क्वालिटी के, PM 2.5 लेवल के, उन देशों ने ये क्वालिटी मेंटेन की, इसलिए वहां पे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी खत्म हो गई, वहां पे निमोनिया की बीमारी खत्म हो गई, वहां 5 साल से छोटे बच्चे निमोनिया से नहीं मरते। यूरोप के विकसित देशों में, अमेरिका में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की हवा के प्रदूषण को हमने कम किया, राइट। और यही चीज अगर हम यहाँ लागू करते हैं तो सिर्फ कोविड-19 नहीं, आने वाली हर वो बीमारी जो एयर के माध्यम से फैलती है, हवा से फैलती है, उससे अपने आप को बचाने में हम सक्षम होंगे अगर हम प्रदूषण खत्म करें। और वेंटिलेशन के जो तरीके हैं, यानी हवा का जो एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है हमारे नाक के आसपास, उसको हम स्वच्छ बनाए रखें, तो ज्यादातर इन बीमारियों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। ये सबसे बड़ी तैयारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर शर्मा। पॉल्यूशन कैसे हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, अपने आसपास की हवा को साफ रख के,
इंडिविजुअल लेवल पे भी हम अपने तरफ से इसके लिए कंट्रीब्यूट हमें करना चाहिए कि एटलीस्ट अपने आसपास। जी हाँ, ये भी प्रमाणित हो चुका है कि कोविड-19 का ट्रांसमिशन एयर पॉल्यूटेड एयर में ज्यादा होता है। ये रिसर्च इटली में हुई, चाइना में हुई और अमेरिका के एक हॉस्पिटल में हुई, जहां पे ये देखा गया, खास करके मैं इटली के रिसर्च की बात करूंगा कि उत्तरी इटली में जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां का की एयर ज्यादा पॉल्यूटेड है और कंपेयर टू दक्षिण इटली का जो दक्षिण हिस्सा है, उत्तरी हिस्से में कोविड-19 के केसेस सबसे ज्यादा पाए गए। यानी ये प्रमाणित करता है कि जो प्रदूषित हवा है वहां पे कोविड-19 का ट्रांसमिशन बढ़ता है। और हमारे अपने देश में अभी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये दिखाया है कि काफी समय तक हवा में कोविड-19 का वायरस अस्पताल में मौजूद होता है जहां पे कोविड-19 के मरीज होते हैं। यानी वहां पे भी वेंटिलेशन को और हवा को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि इसका ट्रांसमिशन कम किया जा सके। जी, हालांकि ये शोध का विषय हो सकता है डॉक्टर, लेकिन हम इस बार इससे एक अनुमान तो ये लगा ही सकते हैं कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में केसेस जो अचानक से बढ़े हैं, हो सकता है पॉल्यूशन इसका एक कारण जरूर हो। मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात में विश्वास करता हूँ। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर, हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब बात हम करते हैं, एक दो सवाल लेते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। कोविशील्ड वैक्सीनेशन के जो गैप्स हैं, जो पहला डोज उसके बाद का दूसरा डोज, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं अभी पिछले एक दो दिनों में। तो ये पहले जो गैप कम था, 28 दिन था, अब उसको बढ़ा के कम से कम 2 महीने 8 वीक या 12 वीक करने की बात हो रही है। अभी गाइडलाइंस भी आई है, आपके आईसीएमआर की तरफ से भी गाइडलाइंस आई है। तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमारे दर्शकों को बता दें कि ये गैप जरूरी क्यों है और अभी बढ़ाया क्यों जा रहा है कोविशील्ड के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में इसने बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया है और लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि पहले वाला सही था या अब जो गैप है वो ज्यादा सही है या आगे और बदल जाएगा। इसको लेके लोगों में बहुत संदेह पैदा हो गए। चलिए इस बात को समझते हैं कि जब हम पहली डोज लेते हैं वैक्सीन की तो एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो एंटीबॉडी देखा गया कि 40% या 50% तक पहुंचती, यानी जितनी एंटीबॉडीज बन सकती थी उसकी 40 या 50% बन पाती है। अब जब हम उसकी दूसरी डोज लेते हैं तो वो बूस्टर का काम करता है और बूस्टर का काम करने की वजह से अब वो एंटीबॉडी का लेवल आगे बढ़ना शुरू होता है। 70%, 80%, 90%, 95% ऐसे जाता है। अगर हम 4 वीक का गैप रखते हैं तो भी वो एंटीबॉडी का स्तर 80-85% तक पहुंच सकता है। हम 6 वीक्स का गैप रखेंगे तो भी वो अंतर पहुंच सकता है। और अगर हमने 12 वीक का भी गैप रखा तो दूसरी डोज लेने के 15 दिन के बाद हमारी एंटीबॉडी का लेवल रिक्वायर्ड लेवल के 90-95% तक पहुंच जाता है। यानी हमारे पास एक विंडो उपलब्ध है 4 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक। और इनफैक्ट इससे ज्यादा अभी ये भी खोज आई है कि इवन 4 महीने, 16 हफ्ते या 20 हफ्ते तक भी अगर आप लेते हैं तो आपकी पहली जो डोज थी वो खराब नहीं होगी। इसका मैं और कन्विंस करने के लिए उदाहरण देता हूँ। जो 40 या 50 साल के अधिक उम्र के लोग होंगे हमारे समाज में, वो इस बात को समझेंगे। हम बच्चों को टीका लगाते हैं, डिप्थेरिया का, टिटेनस का, पर्टुसिस का। ये टीके, बच्चों को 3 टीके लगते हैं। 1978 में जब ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 6 महीने की उम्र में पहली बार बच्चों को ये टीके दिए जाते थे और उसके बाद 3-3 महीने के अंतर पे ये टीके लगाए जाते थे, यानी 12 वीक्स के अंतर पे लगाए जाते थे। उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ी और बहुत ज्यादा बच्चों को टीका लगाने की जरूरत हुई तब ये समय अवधि घटाकर और 6 हफ्ते कर दी गई कि पहले, दूसरे और तीसरे डोज के अंदर 6 वीक्स का इंटरवल रहेगा और जो बच्चे के टीकाकरण की उम्र थी वो 6 महीने से घटा के 3 महीने कर दी गई। ठीक है, उसके बाद ये इंटरवल घटा के अब 4 हफ्ते कर दिया गया है। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 4 हफ्ते से लेके 12-16 हफ्ते के बीच में आप किसी भी समय अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो उसकी सेकेंड डोज उतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी उसकी फर्स्ट डोज हुई। यानी अब इसमें देखिए लॉजिस्टिक्स की बात आती है कि वो तो बच्चे थे और वो बच्चे हमारी जनसंख्या के मुश्किल से 12% होते थे। आज हमें 8-18 साल से उम्र के हर इंसान को टीका लगाना है, यानी हमारी 88% जनसंख्या को हमें टीके लगाने। 132 करोड़ में अगर 88% की हम बात करें तो वो 110 करोड़ के करीब बनते हैं। 110 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए
टीके की संख्या यानी वैक्सीन की डोजेस की संख्या और उनको लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, वो प्रैक्टिकली इतने कम समय में तैयार कर पाना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है, चाहे वो कितना ही सक्षम क्यों ना हो। ये हमारी जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है, इसे हमें समझना होगा। इसलिए हम अगर इस बात पे राजनीति करते रहें कि आपने वैक्सीन दी नहीं, या वैक्सीन के पैसे क्यों लगाए, या पैसे क्यों बढ़ाए, ये मुफ्त में क्यों नहीं मिल रही है, तो ये सवाल आज की डेट में महामारी की स्थिति में बेमानी होंगे। हमें समझना ये होगा कि वैक्सीन इतने सारे लोगों को देने के लिए हमें समय चाहिए, और चूंकि हमारे पास ये विंडो उपलब्ध है कि हम 4 हफ्ते पे लगाएं, 6 पे लगाएं या 12 पे लगाएं, उसकी सार्थकता या उसकी इम्यून रिस्पॉन्स जो वो बराबर बना रहेगा। तो अगर हम 12 हफ्ते में लगाकर ये टाइम खरीद सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं कि हम प्रिपेयर्ड हो जाएं, उतने दिन में हमारे पास और वैक्सीन की डोजेज आ जाएंगी, तो हम सेकेंड डोज दे पाएंगे। इसलिए कई बार लॉजिस्टिक वजह से इस तरह की नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं कि आप वैक्सीनेशन के इंटरवल को बढ़ाइए, उसमें आपकी स्वास्थ्य से, आपकी इम्यूनिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है कहीं भी। ये एक मतलब सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट नहीं है कि चलिए अब आप 12 हफ्ते बाद लगाइए, आपको आपकी प्रॉब्लम से हम वाकिफ नहीं, ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिक और इससे कोई नुकसान नहीं है। जी, एक यूजर का ऐसे ही सवाल इसी के ऊपर है। उन्हें कोविशील्ड का पहला डोज लग गया है और दूसरे का उन्होंने शेड्यूल भी कर लिया, जो 28 दिन के उनके 29 दिन पे है। अब उनका ये पूछना है कि अब मेरी बुकिंग हो चुकी है, तो क्या उन्हें बुकिंग कैंसिल करके 12 हफ्ते तक वेट करना चाहिए, या अब उनको ले लेना चाहिए 29वें दिन पे ही जब उनकी बुकिंग? नहीं, देखिए, मिनिमम ड्यूरेशन जो था दोनों वैक्सीन के बीच का इंटरवल वो 28 डेज था, यानी 4 हफ्ते था। अगर उनको वैक्सीन मिल रही है, शेड्यूल्ड है, तो वो लगा लें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आखिरी 2 सवाल डॉक्टर आपसे, काफी आपका समय लिया हमने। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? कोविड की हर्ड इम्यूनिटी कब तक इंडिया में कंप्लीटली आने की संभावना है? आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है? जी, देखिए, हर्ड का मतलब होता है झुंड। ये हर्ड शब्द आता है हमारे जो मवेशियों को चराने के लिए ले जाया जाता है, उनको एक हर्ड में ले जाया जाता है, तो वो एक ग्रुप है, ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जब हमारे सिटीजन्स में एक झुंड के रूप में बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी आ जाएगी। इम्यूनिटी आएगी कैसे? या तो नेचुरल रूप से, अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड होंगे तो जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनमें एंटीबॉडीज होंगी, वो इम्यून हो जाएंगे। और दूसरे वो जिनको वैक्सीन दी जा रही है और वैक्सीन से उनको इम्यूनिटी मिलेगी। तो 2 तरह से इम्यूनिटी सोसाइटी में बनेगी, एक नेचुरल इन्फेक्शन से यानी कोविड इन्फेक्शन से, और दूसरी वैक्सीन लगा के। अब ये देखा गया आमतौर पे, अभी हम कोविड-19 के बारे में 100% नहीं जानते, लेकिन ज्यादातर वायरल डिजीजेज में अगर किसी सोसाइटी में 70% से 80% ससेप्टेबल लोग इम्यून हो जाएं, चाहे वैक्सीन से या कोविड इन्फेक्शन से, तो 70 से 80% लोग अगर इम्यून हो गए, तो बाकी जो बचे हुए 20% लोग हैं, वो उन 70 से 80% इम्यून लोगों के बीच में इस तरह से बढ़ जाएंगे कि उन तक वायरस नहीं पहुंच पाएगा। यानी वो ससेप्टेबल लोग चारों तरफ एक इम्यून लोगों की सर्कल से घिर जाएंगे, तो वायरस उन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बीमारी का जो संक्रमण है या जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए, 70 से 80% इन्फेक्शन यानी इम्यूनिटी का मतलब है, फिर वही बात आती कि हमारे देश में अगर हम हिसाब लगाएं तो 132 करोड़ में जब 91 करोड़ पीपल यानी 91 या 92 करोड़ लोग या तो इम्यूनिटी वैक्सीन से मिले या कोविड-19 के इन्फेक्शन से मिले, तब हम वो 70 से 80% अचीव कर पाएंगे। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 90 करोड़ लोगों तक वैक्सीन हम कब पहुंचा पाएंगे और 90 करोड़ लोग कब नेचुरली इन्फेक्टेड होके इम्यूनिटी पाएंगे। इन 2 चीजों के अलावा भी हमारे पास चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करने का तरीका है, वो वही पुराना तरीका है। मास्क पहनिए, सही तरीके से पहनिए, नाक और मुंह ढककर पहनिए, मास्क को गलत जगह पे टच मत कीजिए, मास्क पहने हुए हालत में अपने नाक और मुंह को मत छुइए, कम से कम 6 फीट की दूरी रखिए, खास करके जहां आपको लगता है कि यहाँ कोई संक्रमित व्यक्ति हो सकता है। बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले कंसंट्रेटेड सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज कीजिए। बार बार अपने चेहरे पर हाथ लगाने को रोकिए।
तो आप बिना वैक्सीन के भी बच सकते हैं। और इम्यूनिटी अगर कम्युनिटी में, ये देखिए, ये बिहेवियर जितने ज्यादा लोग कम्युनिटी में अपनाएंगे उतने जल्दी ही हम ट्रांसमिशन को ब्रेक कर पाएंगे और बिना नेचुरल इम्यूनिटी के भी हम कंट्रोल होंगे, जैसा प्रूफ हुआ वेव 1 के बाद। जब वेव अंत इसलिए हुआ कि लोगों ने ये व्यवहार अपनाए। दुर्भाग्यवश फरवरी और मार्च आते आते हम थोड़े से लापरवाह हो गए। वैक्सीन आई तो हमने ये मान लिया कि अब हमारे देश से कोविड खत्म हो गया। हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, लोगों के इकट्ठा होने के माध्यम बना दिए, चाहे वो शादी हो, चाहे वो मेले हो, या वो राजनीतिक चुनाव हो। ऐसी स्थितियों में जब लोग इकट्ठे हुए तो वो फिर से रिस्क बनी और दूसरी वेव आ गई। तो ये बिहेवियर अगर वापस आता है तो हम तीसरी वेव को भी रोक पाएंगे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर शर्मा आपसे, जैसा पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके अभी इस सेशन में, कि काफी लोग जो हैं अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को अपने फैमिली ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में काफी फ्लोट कर रहे हैं। इनमें कई सारे जो इंफॉर्मेशन है वो अनवेरिफाइड है, आप उनको फेक न्यूज भी बोल सकते हैं। और इसकी ये समस्या एक अलग ही लेवल पे एक विकराल रूप ले रही है। और कई लोग जो हैं कई सारी चीजों पे विश्वास करके उसका पालन भी कर रहे हैं और उसका फल भी उनको मिल रहा है, कई सारी समस्याओं का पाल में वो फंस रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से डॉक्टर शर्मा क्या संदेश है, जो लोग बिना वेरीफाई किए किसी भी इंफॉर्मेशन के झांसे में आ जाते हैं? प्रत्युष जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने सबसे आखिर में पूछा है, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें और गलत होती हैं, फेक होती हैं, अलग अलग तरीके के उपचार बताए जाते हैं, अलग अलग दवाइयां बताई जाती हैं। मेरे सभी दर्शकों से ये अपील है कि प्लीज 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 उन पर विश्वास ना करें। अगर आपके पास ऐसा कोई सोशल मीडिया पे मैसेज आता है, पहले किसी डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से उस बात को वेरीफाई कराएं। और फेक न्यूज को वेरीफाई करने के माध्यम हमारे इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, आपको थोड़ा भी बात है तो उसकी सैंक्टिटी को आप वेब पर डालकर, इंटरनेट पर डालकर चेक कर सकते हैं कि ये फेक न्यूज है या रियल है। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो आपको बता देती हैं कि ये न्यूज फेक है या ये न्यूज रियल है। तो जरूर ऐसा करें। और फिर से मैं दोहराऊंगा कि अपने दोस्त, अपने परिवार वाले या किसी जानने वाले ने अगर अपना प्रिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सएप पर भेजा है तो उस प्रिस्क्रिप्शन को ब्लाइंडली बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए उसका इस्तेमाल ना करें, उन दवाइयों का उपयोग ना करें। वो अच्छा करने की बजाय आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। जो कोई ये कहता है कि मैंने इसका उपयोग किया है और मैं इससे ठीक हो गया हूं, आप भी कर लीजिए, कृपया इस बात को ना माने। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। इंदौर में एक अखबार में एक दिन खबर छपी थी, एक डॉक्टर साहब ने लिखा था कि मैंने मिथिलिन ब्लू पिया और उसके बाद में कोविड-19 से ठीक हो गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये खबर और एक अखबार ने छापी डॉक्टर साहब की फोटो के साथ। मेरे पास इंदौर से एक रेडियो जॉकी ने फोन करके पूछा कि सर ये खबर मैं आपको भेज रहा हूं, कृपया आप बताएं मेरे श्रोताओं के लिए कि ये सही है या नहीं है। तो देखिए, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल काम किया कि वो छपी हुई खबर मेरे पास भेजी और अपने श्रोताओं के लिए उन्होंने काम किया कि मैं उनको बताऊं कि नहीं, आप ये एक्सपेरिमेंट ना करें, आप मिथिलिन ब्लू पीकर अपना इलाज करने का प्रयास ना करें। तो इसमें सबके की जरूरत है कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है, आपको डाउट है तो पहले उसे वेरीफाई कीजिए और प्रमाणित करने का प्रयास कीजिए कि ये फेक न्यूज है। और फिर लोगों को ये भी बताइए कि ये जो वायरल वीडियो है या ये खबर है ये फेक है, आप इस पर विश्वास ना करें। जी हाँ, अपने दर्शकों को यही बता दें कि जागरण न्यूज मीडिया की एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट भी है, विश्वास न्यूज, जो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के द्वारा सर्टिफाइड है। और उसमें 8 से 10 लोगों की एक पूरी सर्टिफाइड और ट्रेंड फैक्ट चेकर्स की टीम है, जो दिन रात इस ऐसे ही फेक न्यूज के ऊपर को डिबंक करके और फैक्ट चेक आर्टिकल पब्लिश करती है। कोविड के ऊपर करीबन 2 से 2,500 के ऊपर फेक न्यूज को डिबंक करके अभी तक वहां पे आर्टिकल पब्लिश किया गया है। तो वहां पे भी आके आप किसी भी तरह के ऐसे फेक न्यूज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसके पीछे की सच्चाई क्या है उसके बारे में जान सकते हैं। तो समय अभाव के कारण आज की चर्चा को हम यही रोकते हैं। डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरुण कुमार के साथ इस बातचीत के बारे में जागरण हिंदी और इंग्लिश की वेबसाइट पर भी आप पढ़ सकते हैं। Please log on to jagran.com and english.jagran.com for all relevant news and articles related to COVID and vaccination. Follow Jagran's Twitter handle, Facebook handle, and YouTube channel for more such information and alerts. We'll come to you next week again with a new topic with another expert. Till then, stay safe, stay healthy, and follow all the guidelines. Thank you. Thank you, Dr. Sharma.
थैंक यू।